Welcome back, friends. We will be studying very important differentiation, that is study of verb based on finity. We will try to understand verbs on the basis of whether it is finite verb or whether it is non-finite verb. ठीक है ना? Verbs को जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि finite और non-finite दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर कंफ्यूजन्स. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, एज आई हैव रिटन, फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन. ठीक है, जो फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू पर्सन. और नॉन फाइनाइट जो है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं होगा. चलिए हम लोग क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, है ना. एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, दिखता कैसे. ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने फ्रेंड. लाइक ओके, लेट मी टेक सम अनदर एग्जाम्पल. he wants to go to he wants to go to London. Fine. This is an example in front of us. He wants to go to London. Now you see there are two sets of verb, है ना. इसके अंदर दो verb है. कौन कौन से? एक तो ये है wants और दूसरा to go. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ड है, अब ये भी आपका देखेंगे तो आपको ये भी मेन वर्ब जैसा दिखेगा और ये भी आपको मेन वर्ब जैसा दिखेगा. तो जब टू सेट्स ऑफ ऐसे प्रॉपर मेन वर्ब या डायनामिक वर्ब है तो उसके अंदर अंदर फर्स्ट जो वर्ब होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है फाइनाइट वर्ब. फर्स्ट वाला क्या होता है? फर्स्ट वर्ब इज फाइनाइट वर्ब एंड द सेकंड वर्ब दैट इज नॉन फाइनाइट. दैट इज नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट. अब आप जब हम लोग नॉन फाइनाइट की स्टडी करेंगे तो आप लोग देखोगे कि नॉन फाइनाइट जो है किसी एक टाइप का तो होता नहीं है ना. नॉन फाइनाइट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड. Non-finite is further divided into infinitive, gerund and participle. So we will try to understand to go जो है which category is of which category. तो to grow जो है आप लोग आगे चल के देखेंगे कि वो infinitive है ना. वो कौन सा है? infinitive. to plus verb. तो ये non finite में infinitive है ना. दैट विल बी स्टडी लेटर. अभी हम लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं. किससे? फाइनाइट वर्ब पे फोकस करते हैं. तो यहाँ पर आप देखो कि ही वांट्स टू गो, तो यहाँ पर ये जो वांट्स है ये आपका फाइनाइट वर्ब है. अब वापस से हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि दे चेंजेस, फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेंस, नंबर एंड पर्सन. मतलब अगर हम टेंस चेंज करते हैं तो ये वर्ड चेंज हो जाता है. चलिए देखते हैं कैसे. देखो यहाँ पर ये he wants to go to London, ये आपका प्रेजेंट टेंस है. ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है. अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में लेता हूँ, इस सेंटेंस को मैं पास्ट में लेता हूँ तो उस कंडीशन में आप देखो ये हो जाएगा he wanted to go. He wanted to go to London. अब इसमें आप देखो कि wanted चेंज हो गया बट to go जो है as it is है, ये चेंज नहीं हुआ है. क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर और पर्सन. ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, बट फाइनाइट वर्ब जो होता है वो चेंज हो रहा है. देखो यहाँ पे ही वांटेड हो गया. सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर लेता हूँ, नंबर का मतलब होता है सिंगुलर को हम लोग प्लूरल करते हैं. जैसे यहाँ पे ही वांट्स है, अब इसी को मैं अगर लेता हूं दे, है ना, तो दे का क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे वांट हो जाएगा, है ना. दे वांट, एस हट जाएगा. दे वांट और टू गो जो है वो एज इट इज रहेगा, जहां पर है वो वैसा ही रहेगा. तो अब देखो नंबर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमारा फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो गया. नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारा है वो चेंज नहीं हुआ. ठीक है ना. सिमिलरली आप अगर देखोगे पर्सन के अकॉर्डिंग मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग भी. मतलब अगर मैंने यहाँ पर आई लगाया, ठीक है, क्या लगाया? आई, तो यहाँ पर आई का भी ये क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट हो जाएगा. आई वॉन्ट, एस हट जाएगा. आई वॉन्ट टू गो टू लंदन.
लाइक दिस। तो यहाँ पर देखो टू गो की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका ये जो फर्स्ट वर्ड है फाइनाइट, ये आपका चेंज होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स, है ना, यू आर गेटिंग दैट फाइनाइट वर्ब दे चेंजेस व्हेन यू चेंज द टेंस, प्रेजेंट का पास्ट करते हो, फ्यूचर करते हो, या नंबर चेंज करते हो, या जेंडर जेंडर नहीं सॉरी नंबर चेंज करते हो, या फिर पर्सन, है ना, पर्सन फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इस तरह से चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा हमको डिटेल में समझने की जरूरत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज मैं ट्राई करूंगा that I should clear most of your confusions. Fine. Let's try to understand it in detail. Fine. We will require this space also. So as I have written, let's try to understand. As I have written, non-finites, they does not change according to the tense, number and person that we have already seen. Fine. Now I have divided non-finite into three types, that is infinitive, second one is gerund, third one is participle. Fine. Now infinitives किसको बोलते हैं? Infinitive are the verb which comes with two. Infinitives are the verb that comes with two. Example, if I write I, like I need to go, है ना, I need to go, या I want to sleep, है ना, I want to sleep, या she asked to call, she asked to call back, या she asked to call। तो इसमें आप देखो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इधर भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपके जो है एग्जाम्पल है किसके? इन्फिनिटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास जेरेंड। फ्रेंड्स जेरेंड जो होता है वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी जो वर्ड्स हैं, आईएनजी जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली जेरेंड कहलाते हैं। लेकिन इसमें करेक्शन आपको समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन आपको समझना है कि हर एक आईएनजी वाला वर्ड आपका जेरेंड नहीं कहलाता है। ठीक है, एवरी आईएनजी वर्ड इज नॉट जेरेंड। फिर आप बोलोगे कौन सा, विच इज अ जेरेंड एंड हाउ टू फाइंड आउट अ जेरेंड। इसको जेरेंड को आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। मतलब जेरेंड अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से देखो, जेरेंड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स, अगर आपने जेरेंड को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा है तो वो जेरेंड कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है कि जेरेंड हम लोग किसी आईएनजी वर्ड को, आईएनजी वाले वर्ब को हम लोग जेरेंड तभी बोलते हैं जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे होता है। ठीक है, देखो एक बेसिक सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमने किया। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, आई टेक वन एग्जांपल दैट स्विमिंग इज फन, है ना, सपोज आई हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल, स्विमिंग इज फन। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? स्विमिंग की बात कर रहा हूँ। क्या है? फन, स्विमिंग है। स्विमिंग की पोजीशन क्या आ गई यहाँ पर फ्रेंड्स? स्विमिंग की पोजीशन यहाँ पर सब्जेक्ट की आ गई। इसका मतलब ये अब आपका जेरेंड कहलाएगा। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज जेरेंड। फाइन। सिमिलरली एट द एंड ऑल्सो वी कैन राइट लाइक आई लव ड्राइविंग। व्हाट डू आई लव? सिंपली आई लव ड्राइविंग। सो अगेन ड्राइविंग, है ना, ड्राइविंग अगेन इट इज अ जेरेंड। व्हाट इज ड्राइविंग? हियर इट इज जेरेंड, है ना, हियर इट इज जेरेंड। व्हाई इट इज जेरेंड? बिकॉज इट इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बट सपोज यू आर राइटिंग आई एम स्विमिंग इन द पूल, आई एम स्विमिंग इन द पूल। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स ये आपका जेरेंड नहीं है, ये आपका जेरेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जेरेंड? क्योंकि ये आपका वर्ब है, ये आपका एक तरह से पार्टिसिपल हो गया, या फिर ये आपका कंटिन्यूस टेंस में आपका जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब, प्रोग्रेसिव वर्ब आपका ये हो गया, ये आपका जेरेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो ना तो सब्जेक्ट पर है ना तो ऑब्जेक्ट पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को समझना है कि जेरेंड तभी यूज होता है
कभी आईएनजी वर्ड को जेरेंड बोलते हैं जब वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर हो। ठीक, दिस इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव ऑन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड the next thing, that is participle. Again participle we have to divide it into further 4 forms, है ना। participle में भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि केवल participle में आपने V2 लिख दिया तो वो आपका participle नहीं होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड participle क्या होता है। तो participle को फ्रेंड्स हम लोग 4 डिफरेंट तरीके से या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, सबसे पहले होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फाइन। दूसरा होता है पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल ले सकते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और लास्ट होता है फ्यूचर पार्टिसिपल। लास्ट हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर, फ्यूचर पार्टिसिपल ले लेते हैं, परफेक्ट नहीं, फ्यूचर पार्टिसिपल। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके थोड़ा सा हम लोग इसकी फॉर्मूले या वो समझते हैं कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका, पास्ट पार्टिसिपल में आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है ना, पास्ट में हम लोग कर सकते हैं इसको जैसे या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका हैविंग, हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो, बट अभी के लिए आप समझो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब देखो वापस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जेरेंड में भी हमने पढ़ा था वर्ब आईएनजी। ठीक है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होता है। पोजीशन में मैंने बताया था कि ये इसकी जो पोजीशन है या तो सब्जेक्ट पे होगा या फिर ऑब्जेक्ट पर होगा। ठीक है, लेकिन अभी पार्टिसिपल कब बोलेंगे हम लोग उसको, आईएनजी वर्ड को, वो मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। अभी आप इतना याद रखो, आईएनजी वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। उसके बाद वी हैव पास्ट पार्टिसिपल जिसमें डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, समटाइम्स वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग वर्ड यूज होता है, हैविंग सेड, हैविंग डन, हैविंग टोल्ड, है ना। इस तरीके से हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और फ्यूचर पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है विल या शैल, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। विल हैव टोल्ड, शैल हैव टोल्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो आई हैव टू इरेज दिस, है ना, to leave some more space I'm just erasing it, so we will understand in detail. So let's make a column, okay, this, and then we will make this. Fine, let's understand. So present participle we will try to understand. देखो present participle में, present participle, in present participle mostly we are writing like the swimming, the swimming costumes are compulsory, है ना। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स आर कंपलसरी। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्विमिंग वर्ड है ये एक्चुअली आपका नाउन नहीं है, है ना। नाउन इसमें, नाउन जो है इसमें आपका कॉस्ट्यूम है। तो फिर ये स्विमिंग आपका किसका काम कर रहा है, स्विमिंग बेसिकली आपका एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। स्विमिंग किसका काम कर रहा है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का। तो ये डिफरेंशिएट, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आपका जेरेंड से इस तरह से अलग है कि जेरेंड एक पूरा का पूरा नाउन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन स्विमिंग जो है वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है। मतलब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका कोई एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया, या फिर जैसे द वॉकिंग स्टिक हो गया, ठीक है, द वॉकिंग स्टिक हो गया, तो या फिर द बर्निंग, है ना। ये आपने एक मूवी है द बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। तो इस तरह के जो आपके
आईएनजी वर्ड है जो एडजेक्टिव की जगह पे हो रहा है, लग रहे हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। आई होप इट इज क्लियर। द एडजेक्टिव, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव an ing word, then it is present participle. Now let's understand past participle. Past participle. So basically part participle, again they are also acting as adjective. They are mostly acting as adjective, like the stolen, the stolen, the stolen car, है ना, द स्टोलन कार। या फिर आप बोल सकते हो कि द नोन, KNOWN, द नोन क्रिकेटर, है ना, द नोन क्रिकेटर, ठीक है। या फिर द हिडन ट्रेजर, द हिडन ट्रेजर। तो इस तरह के जो सेकंड फॉर्म में जो आपके वर्ड, या थर्ड फॉर्म में जो आपके वर्ड्स आते हैं, जो एडजेक्टिव की पोजीशन पर होते हैं, किसकी पोजीशन पर होते हैं, एडजेक्टिव की पोजीशन पर होते हैं, वो आपके पास्ट पार्टिसिपल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें आप देख रहे हैं कि हैविंग से स्टार्टिंग होती है ना, हैविंग डन या हैविंग सेड, इस तरह से आप बोलते हैं ना, कि जैसे having explained, he didn't get anything. Having explained he didn't get anything, इसका मतलब होता है कि समझाने के बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि having said that I will not repeat, having said that I will not repeat, इसका मतलब होता है कि चलिए ये बोल दिया, है ना, ऐसा बोलने के बावजूद अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हैविंग सेड का हम लोग इस तरह से भी यूज करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हैविंग प्लस वर्ब का, अब ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल कितने तरह के होते हैं, और पार्टिसिपल का एग्जाम्पल में कैसे, सेंटेंसेस में कैसे उसका यूज होता है। फाइन, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वन वी हैव इज फ्यूचर पार्टिसिपल। ओके, वी हैव फ्यूचर पार्टिसिपल। नाउ अगेन फ्यूचर पार्टिसिपल, यू हैव टू रिमेंबर दे स्टार्ट फ्रॉम विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, लाइक दे, एग्जाम्पल, दे shall have come, they shall have come by now. Yeah, next question, he will have reached, the station, he will have reached the station, ठीक है। तो ये टेंस में भी जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बट आप याद रखें कि फ्यूचर पार्टिसिपल, फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है ना। फ्यूचर पार्टिसिपल होता है, सॉरी, फ्यूचर पार्टिसिपल होता है, बट उसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। फ्यूचर पार्टिसिपल तो किस तरह से होता है कि लाइक दे शैल हैव कम, या दे शैल हैव कम, या ही विल हैव रीच्ड, ठीक है, या आई शैल हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, मुझे आपको सच बता देना चाहिए था, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। दिस इज कंप्लीट डिटेल discussion about finite and non-finite. Let's see some more differentiations of verbs.